Today we are going to discuss the homeostasis. Let me start by its definition: the protection of internal environment from the harms of fluctuation in external environment. तो होम्योस्टेसिस क्या है? इसमें हम जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जैसे अब नॉर्मेलिटीज़ होते हैं, पर्टर्बेशंस होती हैं, तो उनको हम कंट्रोल करते हैं ताकि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमारा कंट्रोल में रहे, उसको कोई हार्म ना पहुँचे। तो उसके लिए जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो होम्योस्टेसिस होता है। मैकेनिज़्म जो होता है वो होम्योस्टेसिस का होता है, जो कि हमारे जिस्म में टेम्परेचर को, ग्लूकोज लेवल एट्सेट्रा हर चीज़ को, फ्लूइड लेवल को, वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। और इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उनको रिमूव करता है। तो आगे हम इसके मेजर एस्पेक्ट्स देखते हैं। होम्योस्टेसिस के तीन हैं: ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन में हम देखते हैं कि इस ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड फ्लूइड कंसंट्रेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम है कि बॉडी में फ्लूइड कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज रखना, नॉर्मलाइज करना, रेगुलेट करते रहना उसको। इसी तरह एक्सक्रीशन का जो मतलब फंक्शन है वो है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे बॉडी के किसी काम के नहीं होते तो उनको एक्सक्रीट किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, किडनी होती हैं जो कि इसमें हेल्प करती हैं, इसको एडअप करती हैं। तो इसमें एक्सक्रीशन में इसका एलिमिनेशन होती है मेटाबॉलिक वेस्ट की। थर्मो रेगुलेशन में ये मेनली कंसर्न करता है टेम्परेचर की रेगुलेशन से। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी का नॉर्मल रेंज में रखता है। इसी तरह हम आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स। तो जो रिसेप्टर होते हैं ये किसी भी सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर जो होता है ये रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करने के बाद बॉडी का जो भी जिस चीज़ में भी वेरिएशन आ रही होगी, पर्टर्बेशन होगी, वो उसको डिटरमिन करेगा। इसमें हर चीज़ का सेट पॉइंट होता है, फ्लूइड का सेट पॉइंट होगा, इसमें टेम्परेचर का, ग्लूकोज का, एट्सेट्रा हर चीज़ का। तो वो जब कंट्रोल सेंटर देखता है कि एक लेवल से वो चीज़ वेरिएबल कर रही है, चेंज हो रही है, तो वो इफ़ेक्टर को आगे पैगाम भेजता है, इफ़ेक्टर को सिग्नल भेजता है। वो इफ़ेक्टर आगे जो कि आर्गन या सेल होता है वो उस स्टिमुलस पे वो एक्ट करता है और उस चीज़ को नॉर्मलाइज करता है। तो इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफ़ेक्टर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म आता है। ये इट इज़ अ लूप सिस्टम वेयर इन द सिस्टम रेस्पॉन्स टू अ पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन कोई डिस्टर्बेंस, एनेक्सिटी होती है, जिसमें वो जो ये फीडबैक मैकेनिज्म है ये उस एनेक्सिटी को कम करने की कोशिश करेगा। कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? ये रेस्पॉन्स सेम डायरेक्शन में होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल दी हुई है: रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग द लेबर। बस इस ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? ये ड्यूरिंग लेबर, जब बच्चे की बर्थ होना होती है तो उस टाइम ये मसल्स को कंट्रैक्ट करता है। जब मसल्स की कंट्रैक्शन होगी तो वो बेबी बर्थ कैनाल की तरफ मूव करेगा। वो मूव करेगा तो उसे हम वेलकम करेंगे इन द न्यू वर्ल्ड। जब तक ऑक्सीटोसिन ही नहीं होगा तो वो कैसे होगा? तो ऑक्सीटोसिन का होना मतलब उस कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा। वो उस लेबर को जो डिलीवरी होनी है उसमें जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से वो बेबी मूव करेगा बर्थ कैनाल की तरफ। तो ये ऑक्सीटोसिन उसको इंक्रीज़ करता है। मतलब ये इसमें ये आउटपुट जो है वो चेंज है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक डायरेक्शन, रेस्पॉन्स इन द सेम डायरेक्शन। इसके बाद होता है नेगेटिव फीडबैक, ये अपोजिट में चलता है, ये उस चेंज को डिक्रीज़ करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है टेम्परेचर की या ब्लड ग्लूकोज की। नीचे देखें, यहाँ पर फिगर में देखें, ये हमारे पास एक बॉडी टेम्परेचर था, इसने एक्सीड किया 37 से। तो क्या होगा? सेंसर जो होंगे, नर्व सेल्स जो होंगे स्किन में या ब्रेन में, वो डिटेक्ट करेंगे उस टेम्परेचर चेंज को। तो आगे टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन, वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस। अपने आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस जो कि इसको टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो वो काज करेगा, स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करेगा, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बॉडी का वो नॉर्मल आ जाएगा। जैसे ये स्टिमुलस थी, ये आगे सेंसर था, रिसेप्टर था, ये कंट्रोल सेंटर था, आगे इफेक्टर, इफेक्टर ऐड करेगा और उसको बॉडी को जो भी मैकेनिज़्म होगा उसको नॉर्मल लेके आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में है ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पर हम तीन जिसमें हम रेगुलेट करते हैं वाटर को और फ्लूइड कंसंट्रेशन को। तीन टर्म्स हैं: हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है जो कि यहाँ पर है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है? इसमें जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये डिल्यूट है। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ये डिल्यूटेड है,
अब ये जो डिल्यूटेड है तो मतलब पानी जो होता है ये हमेशा वाटर वो ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम की तरफ मूव करता है। तो ये जो सेल है तो ये वाटर जो है यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ इसके मूव करने से क्या होगा, सेल में पानी ज़्यादा आ जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा। तो ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो डिल्यूटेड होता है। इसी तरह होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, यहाँ पर हाइपोटोनिक है, यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है जैसे ओशन का होता है वहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और यहाँ पर सेल में जो होगी वो सेल जो होगा वो डिल्यूटेड होगा। तो यहाँ पर जो होगा सेल से पानी बाहर जाएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ, यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर की तरफ जाएगा, तो सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा जब पानी निकलेगा। तो ये होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। इसी तरह जो आइसोटोनिक होता है इसमें जो सेल होता है वो नॉर्मली रहता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों सेम ही रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होती, तो सेल नॉर्मल ही रहता है। आगे हमारे पास किडनी। तो किडनी के हम देखते हैं एक पेयर होता है किडनी का जिसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, जो लाई करती है ये किडनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ। इसमें जो हम देखते हैं राइट किडनी होती है ये लिटिल लोअर होती है लेफ़्ट से, और किडनी में 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, एक कॉर्टिक्स होता है और दूसरा मेडुला होता है। मेडुला में जो क्या होते हैं, रेनल पिरामिड्स होते हैं, और ये दोनों सराउंडेड होते हैं रेनल कैप्सूल से, आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। और किडनी का जो बेसिक यूनिट एमसीक्यूज आता है एक यूएचएस में कि बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, अकाउंट फॉर लेस देन 1%। इसका जो बॉडी का वेट है उस टोटल से ये 1% से भी कम है, लेकिन ये हर कार्डियक बीट पर 20% ब्लड की सप्लाई मिलती है किडनी को। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई किसको होती है। तो यहाँ पर पेल्विस आता है। पेल्विस क्या होता है, ये सेंट्रल कैविटी होती है किडनी की। हम जो आगे देखेंगे फिल्ट्रेशन, रिएब्जॉर्प्शन, यूरिन फॉर्मेशन, तो कलेक्टिंग डक्ट में हमारा फाइनल हो जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन होगा वो पेल्विस में आएगा, किडनी की जो सेंट्रल कैविटी होती है। पेल्विस से आगे आते हैं यूरिटर्स। तो ये पेल्विस से जो होगा हमारे पास जो यूरिन होगा तो वो यूरिटर में आएगा। रिसीव यूरिन फ्रॉम पेल्विस एंड ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरिट्रल ऑरिफिस। अब ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ उसको ड्रेन कर देगा, जो यूरिट्रल ऑरिफिस होता है उससे। तो आगे आएगा यूरिनरी ब्लैडर जो कि स्टोर करता है, ये इसका मेनली फंक्शन है, ये यूरिन को स्टोर करता है। और इसमें स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ये कि एमसीक्यूज ओल्ड आ भी चुका है कि कौन से मसल होते हैं जो कंट्रोल करते हैं यूरिनेशन को। तो ये स्फिंक्टर मसल होते हैं जो कि यूरिथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन पर होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं यूरिनेशन को। आगे यूरिथ्रा क्या होता है, ये बॉडी से जितना भी यूरिन होता है तो वो सारा यूरिनरी ब्लैडर से रिसीव करके इसको बॉडी के यूरिथ्रल ऑरिफिस जो होता है वहाँ से इसको ड्रेन आउट कर देता है। तो ये सारा फिर यूरिन जो होता है ये बॉडी से निकल जाता है बाहर। आगे ये एमसीक्यूज है कि द रूट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड बॉडी। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ होती है किडनी से आएगा फिर वो यूरिटर से आएगा यूरिनरी ब्लैडर से आएगा वो यूरिथ्रा में। तो इसका आंसर हुआ अल्फ़ा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी वेयर यूरिन इज़ कलेक्टेड आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो हम जानते हैं कि जब कलेक्टिंग डक्ट में हो जाएगी सारी, मतलब यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वो जो यूरिन होगा वो किडनी की एक कैविटी में जाएगा फिल्ट्रेशन के बाद। तो वो जो कैविटी है वो है पेल्विस। तो हमारे पास आंसर हुआ इसका बीटा। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है मसल्स दैट कंट्रोल यूरिन इन ब्लैडर एज रिलेटेड लिया, जो मैंने पहले बताया है कि स्फिंक्टर मसल्स ही होते हैं जो कि यूरिनेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसका आंसर हुआ स्फिंक्टर्स मसल चार्ली। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम उसके स्ट्रक्चर्स को, नेफ्रॉन के स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, ये कप शेप्ड स्वेलिंग है बोमेन कैप्सूल। फिर इसके अंदर आता है ग्लोमेरुलस, जिसको इसने सराउंड किया होता है बोमेन कैप्सूल ने। ग्लोमेरुलस क्या, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये तो एक ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। It's a ball of capillaries within the Bowman capsule present between afferent arteriole and efferent arteriole। ये afferent और efferent arteriole के बीच में होता है। ये afferent arteriole से glomerulus ब्लड को रिसीव करेगा और efferent से ये आगे इसको प्रोसेस करेगा फर्दर। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है इसके आगे, बोमेंस कैप्सूल के आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो मतलब ये कंटिन्यू करता है कहाँ से, बोमेंस कैप्सूल से। इसके आगे आता है लूप ऑफ हैनल, ये कंटिन्यूएशन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
डिजिटल से नज़र आ रहा है कि एंड का पोर्शन जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ लूप ऑफ हैंड होगा। डिजिटल कैम्युलेटेड ट्यूब्यूल की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। तो आगे कलेक्टिंग डक्ट है, ये रिसीव कर डिजिटल कैम्युलेटेड ट्यूब्यूल से वो आके रिसीव होता है, ड्रेन होता है कलेक्टिंग डक्ट की ट्यूब्यूल्स में। तो आगे हैं हमारे पास हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हैं जो कि इफरेंट आर्ट्रियोल्स से अराइज करती हैं। ये कैपिलरी बेड होता है एक। दूसरा है वासा रक्टा। ये मेडुलरी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ लूप ऑफ वेसल। यहाँ पर इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इट रिमूव्स वाटर एंड सोल्यूट्स। तो ये वाटर और सल्यूट्स को रिमूव करते, जो कि हमारी बुक में मेंशन नहीं है। तो वासा रक्टा का मेनली यही काम है, ये वाटर और सल्यूट को, मतलब ये जो यूरिन होगा ये उसको ज़्यादा कंसंट्रेटेड करेगा, क्योंकि ये जो मेडुलरी पार्ट है इसका काम ही कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन है। तो वासा रेक्टा उसी का एक पार्ट है, तो ये भी वही काम करेगा जो कि मेडुलरी पार्ट ने करना है। तो ये भी फ्लूइड जो है, यूरिन है, उसको कंसंट्रेट करेगा। नेफ्रॉन तो हम देखते हैं कि दो टाइप्स होती है नेफ्रॉन की, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल जो होते हैं ये अरेंज होंगे कॉर्टिक्स, ये कॉर्टिक्स के साथ ही अरेंज होते हैं। और दूसरा जो जुक्स्टामेडुलरी होती है ये बॉर्डर ऑफ कॉर्टिक्स के साथ होते हैं। ये इसमें रेनल कार्पसल दोनों में जो होता है, कॉर्टिकल में जो रेनल कार्पसल होता है ये कॉर्टिक्स में होता है, और जो जुक्स्टामेडुलरी में होता है ये भी कॉर्टिक्स में होता है, लेकिन ये जो मेडुला है उसके बॉर्डर के साथ ही अटैच होता है। इसी तरह कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की जो लूपा फैनल है वो शॉर्ट होती है, जो जुक्स्टामेडुलरी है इनकी लॉन्ग होती है, क्योंकि इनका काम है कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करना। तो लूपा फैनल लॉन्ग जितनी होगी उतना ही कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि उतनी ही रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो उतना ही कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। तो इसलिए लूपा फैनल जुक्स्टामेडुलरी की लॉन्ग होती है। इनमें वासा रेक्टा एब्सेंट होती हैं, कॉर्टिकल में इनमें प्रेजेंट होती हैं, जिससे मज़ीद रीअब्जॉर्प्शन होगी, मज़ीद कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। और इसका जैसे फंक्शन देखें, प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन इसका फंक्शन है, और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखते हैं नेफ्रॉन की। तो यहाँ पर क्या है, एक रेनल कॉर्टेक्स, जैसे ये आपने पोर्शन देखा है, ये रेनल कॉर्टेक्स है। रेनल कॉर्टेक्स में यहाँ पर देखें एक अच्छी सी फिग मैंने दी है। तो रेनल कॉर्टेक्स में देखें क्या क्या पार्ट आते हैं। पेरिफेरल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, डिस्टल आती है, और बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये चीज़ें रेनल कॉर्टेक्स में आती है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि रेनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, रेनल मेडुला में कौन से होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं रेनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन के कौन से पार्ट आते हैं, और रेनल मेडुला में हमारे पास कौन से पार्ट आते हैं। तो रेनल मेडुला हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आएगा, लूपा फैनल आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा, वासा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये रेनल मेडुला के पार्ट, ये पिरामिड्स होते हैं, ये रेनल कैप्सूल सराउंड किया होता है इसने। ये रेनल पेल्विस होता है जो कि यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से रिसीव करेगा यूरिन को और यूरिटर को डिलीवर कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर MCQs हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेडुलरी पार्ट। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि मेडुलरी पार्ट में जो होता है लूपा फैनल होता है, वासा रेक्टा होता है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, तीनों होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑल। आगे MCQs है, ब्लड इंटर्स ग्लोमेरुलस थ्रू। ब्लड जो ग्लोमेरुलस में इंटर होता है वो हमेशा एफरेंट, ए से आना, ऐसे याद कर लें, ए से आना, एफरेंट आर्ट्रियोल। तो इसका आंसर है बीटा। और ये जो लीव करता है ये इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस लीव करता है, इफरेंट आर्ट्रियोल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज निकलती हैं। नेक्स्ट MCQs है कि कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस रीजॉइन टू फॉर्म। जो इसकी कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस की वो रिजॉइन करती हैं, वो क्या बनाती हैं, वो फिर बनाती हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ये कंटिन्यूएशन होती है इसकी कैपिलरीज की ग्लोमेरुलस की। तो इसका आंसर है बीटा, इफरेंट आर्ट्रियोल। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये बोमेंस कैप्सूल है हमारे पास, और ये जो है हमारे पास रेड में ये ग्लोमेरुलस है, ये कैपिलरीज का एक बेड है।
तो यहाँ पर इस प्रोसेस में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर होती है फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेशन होती है इसमें 3 लेयर्स की स्पोर से होती है। वो 3 लेयर्स ब्लड वेसल्स की होती है। एक तो एपिथेलियम जो होता है ब्लड कैपिलरीज का, वो इसको सपोर्ट करता है फिल्ट्रेशन को। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम है कि ये अलाउ नहीं करता रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स एटसेट्रा, ये चीज़ें हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आती, क्योंकि ये इनको अलाउ ही नहीं करती बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ब्लड कैपिलरीज को, इनको अपने कैपिलरीज से आउट होने की। और दूसरा जो है एपिथेलियम, तीसरा जो है एपिथेलियम ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल का जो एपिथेलियम है ये भी एडअप करता है ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। तो इस सारे प्रोसेस में फिर जो होगी फिल्ट्रेशन होगी यूजफुल सब्सटेंसेस की, और यहाँ से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा जो बाउमेंस कैप्सूल में, इसमें फिर भी यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, सोल्यूट्स एक्सेट्रा। तो उनकी अगेन आगे रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब यहाँ पर जो हम प्रोसेस देखते हैं, यहाँ पर ये सोडियम है पॉजिटिव है, क्लोराइडाइन है, यहाँ पर वाटर है, ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सारे यहाँ पर ये अब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये कौन सा अब स्ट्रक्चर है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, एमसीक्यूज भी आता है कि वो कहाँ पर होती है, ये इधर ही होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहाँ पर यूजफुल सब्सटेंसेस, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन, आयंस, वाटर, ये मैक्सिमम यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं किडनी इंटरस्टिशियम में। तो यहाँ पर अब नीचे देखें हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन, अमोनिया है, यूरिया है, तो ये क्या हो रही है, इसमें अंदर ही जा रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इनकी यहाँ पर सिक्रीशन हो रही है। ये सिक्रीशन एक बहुत ही सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। मेनली ये हाइड्रोजन आयंस के लिए हम करते हैं सिक्रीशन। ये हाइड्रोजन आयन जो एसिडिटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं। जितने हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होंगे उतनी एसिडिटी कम हो। अब यहाँ पर देखें ये जो पोटाशियम आयंस है, ये पोटाशियम आयंस जो हैं वो किडनी के जो ल्यूमन में सिक्रीट किए जाते हैं। ये एल्डोस्टेरॉन ही करता है। एल्डोस्टेरॉन का मेन काम होता है सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन और पोटाशियम आयंस की सिक्रीशन। तो यहाँ पर ये सिक्रीशन और ये पोटाशियम आयंस की, हाइड्रोजन आयंस की, तो ये एक्सचेंज करता है पोटाशियम और सोडियम आयन को। तो आगे यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो गई। अब यहाँ पर आगे फिर भी आउटर मेडुला के पार्ट में फिर यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल में। डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल ये सिर्फ अलाउ करती है वाटर को रीअब्जॉर्ब होने को, ये सोडियम आइंस, पोटाशियम आइंस, क्लोराइड आइंस उसको नहीं अलाउ करती। तो यहाँ पर सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। इनर मेडुला में भी यहाँ पर मतलब जैसे जैसे यहाँ पर वो जो फिल्ट्रेट होगा वो नीचे आता जाएगा, वो उतना कंसनट्रेटेड होता जाएगा क्योंकि वाटर वहाँ से रीअब्जॉर्ब होता जाएगा। अब यहाँ पर वो असेंडिंग लिम्ब आ जाती है। असेंडिंग लिम्ब में होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है पोटाशियम आइंस की, ये सोडियम आइंस की। मेनली ये एल्डोस्टेरॉन जहाँ पर एक्ट करता है सोडियम आइंस को रीअब्जॉर्ब कराता है और एक कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है। और यहाँ पर फिर देखें सिक्रीशन हो रही है हाइड्रोजन आइंस की, पोटाशियम आइंस की, NH3 की, और यहाँ से NaCl जो है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है किडनी इंटरस्टिशियम में। आगे हमारे पास आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर भी समवट वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। इस पॉइंट पर यहाँ पर देखें वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर फिर रीअब्जॉर्प्शन होगी। किसकी वजह से? एंटी डायरेटिक हार्मोन यहाँ पर एक्ट करेगा। या वाटर की शॉर्टेज होगी तो ADH की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो उसको ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा कलेक्टिंग डक्ट में। मेनली ये कलेक्टिंग डक्ट पर रिएक्ट करता है, लेकिन ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी ADH का थोड़ा बहुत रूल होता है। अगर एक MCQ आ जाए उसमें कलेक्टिंग डक्ट ना दिया होगा कि ADH कहाँ पर एक्ट करता है, तो हमें आंसर जो सिलेक्ट करना पड़ेगा वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही होगा। तो यहाँ पर फिर जब कलेक्टिंग डक्ट में हमें मिलता है एक कंसनट्रेटेड यूरिन मिलता है, ये कंसनट्रेटेड यूरिन आगे फिर ऐड हो जाता है कहाँ पर? पेल्विस में। ये पेल्विस में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे इनके वो प्रोसेस देखा। फिर यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहले फिल्ट्रेशन होती है बाउमेंस कैप्सूल में, या जो ग्लोमेरुलस होता है वो यहाँ पर ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर से फिल्ट्रेशन प्रेशर मिलता है ग्लोमेरुलस से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन एक लीस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद आता है रीअब्जॉर्प्शन, ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पर यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। आगे सिक्रीशन का प्रोसेस है, ये एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आगे लूप ऑफ एनल आता है। यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन, इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में भी यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर इनके फंक्शन अगेन एक्सप्लेन किए गए हैं। बाउमेंस कैप्सूल है कि इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ पर जो बाउमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे फिल्ट्रेशन होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है।
आगे देखें ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस की वॉल्स बहुत ही पोरस होती हैं। ये जो पोरस वॉल्स होती हैं और यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर डिवेल्प होता है, ब्लड जो रीच करता है एफरेंट आर्ट्रियोल से, यही ब्लड प्रेशर है जो है ये फिल्ट्रेशन प्रेशर देता है। इसी फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगी और यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के यहाँ पर फिल्टर्ड होंगे। ये फिल्ट्रेशन जैसे कि मैंने पहले बताया 3 लेयर्स होती हैं। एक तो एपिथेलियम होता है ब्लड कैपिलरीज का, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एपिथेलियम, और बाउमन कैप्सूल का भी जो एपिथेलियम होता है वो भी फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करता है। आगे है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्या, यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, साल्ट, साइंस, यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में भी होता है। ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है ये भी। आगे है लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल क्या है, एल्डोस्टेरॉन यहाँ पर थिक लूप ऑफ हैनल पर एक्ट करेगा, अटैक करेगा, एक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो होगी सोडियम आयन को होगी रीअब्जॉर्ब होगी। इसी तरह वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। और काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म जो होता है वो हमेशा होता ही लूप ऑफ हैनल में ही है। आगे है डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट। डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट, डिस्टल से साफ नज़र आ रहा है कि ये मतलब एंड का कोई पोर्शन है, डिस्टल है। तो यहाँ पर हेयर द सेम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर, यहाँ पर वाटर की थोड़ी बहुत रीअब्जॉर्प्शन होती है। आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में मेनली जो होता है ADH, ये ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन ये एक्ट करेगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और यहाँ पर मैक्सिमम जो होगा कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। आगे हमारे पास आता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा ये भी मेडुलरी पार्ट नेफ्रॉन का है और ये जो वासा रेक्टा है ये भी कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन में रोल प्ले करता है। ये वाटर और सल्यूट को रीअब्जॉर्ब करता है। जितना वाटर और सल्यूट को रीअब्जॉर्ब करेगा उतना ही कंसनट्रेटेड यूरिन मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिल्ट्रेशन होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है ये जो होती है ये अंडर प्रेशर होती है। इस अंडर प्रेशर जो मतलब ये प्रेशर डिवेल्प होता है, वो प्रेशर कहाँ से डिवेल्प होता है, इसका सोर्स जो होता है वो हार्ट होता है ब्लड प्रेशर का। और ये जो हार्ट है ये हमारे पास जो ब्लड आएगा यहाँ पर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में ये फिल्ट्रेशन प्रेशर देगा। इस फिल्ट्रेशन प्रेशर से फिल्टर्ड होंगे हमारे पास जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं। और ये जो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होती है यहाँ पर मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ब्लड कैपिलरीज की, ये इनको अलाउ नहीं करती। तो मतलब यहाँ पर हमारे मेनली जो स्मॉल साइज़ के होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही होंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। अब यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वेस्ट सब्सटेंसेस along with the glucose, amino acids, salts which have to be reabsorbed back into the kidney interstitium। आगे प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन का ये होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पर यूजफुल सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रीअब्जॉर्ब बैक हो जाते हैं किडनी इंटरस्टिशियम में। ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस होता है लेकिन सिक्रीशन से कम सिलेक्टिव है। आगे है सिक्रीशन। सिक्रीशन के कैपिलरीज हाइड्रोजन आयन इनटू द ट्यूबुलर एपिथेलियम एंड इट सिक्रीट्स इनटू द ल्यूमन। और यहाँ पर जो होते हैं हाइड्रोजन आइंस होते हैं, पोटाशियम आइंस होते हैं। मेनली हाइड्रोजन आयन के होती है। हाइड्रोजन आइंस को ट्यूबुलर एपिथेलियम में एपिथेलियम यहाँ से इसको सिक्रीट करता है ल्यूमन में। तो ल्यूमन में ये जो होगा हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी एसिडिटी कम होगी। सिक्रीशन इज़ वेरी सिलेक्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। तो ये एक बहुत ही सिलेक्टिव प्रोसेस है। सबसे कम सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन और सबसे ज़्यादा जो सिलेक्टिव है वो सिक्रीशन है। इट्स फॉर टू बैलेंस द pH ऑफ फिल्ट्रेट। आगे रूल ऑफ हार्मोन। यहाँ पर रूल ऑफ हार्मोन में एल्डोस्टेरॉन है। ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ये रेगुलेट करते हैं एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम। यहाँ पर सोडियम की जो होती है एक्टिव अपटेक होती है, ATP की कंजम्पशन होगी और ये असेंडिंग लिम्ब में होती है। एंड आल्सो स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पोटाशियम आयन इनटू लिम्फ। और ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है ये पोटाशियम आयंस के भी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। आगे हमारे पास है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब इसको सिक्रीट करता है। ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को कलेक्टिंग डक्ट में बैक टू द किडनी इंटरस्टिशियम। तो हमारे पास ये एल्डोस्टेरॉन है, यहाँ से MCQs पूछे जा सकते हैं कि कहाँ से सिक्रीट होते हैं और उनका फंक्शन क्या है और ये कहाँ पर एक्ट करते हैं, नेफ्रॉन के किस पार्ट पर जाकर ये अपना फंक्शन और रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर MCQs हैं।
व्हाट इज़ द लीस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आपको प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है लीस्ट सिलेक्टिव होता है, इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद सिक्रीशन सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव। नेक्स्ट MCQs, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ये रिपीटेड MCQs है UHS का प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो होती है, यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है यूजफुल सब्सटेंसेस की। नेक्स्ट MCQs, ADH हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ। अब जो ADH होता है ये कहाँ पर एक्ट करता है, ADH हमेशा कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है, तो ये उसकी परमिएबिलिटी चेंज करेगा, वाटर चैनल्स ओपन होंगे, ज़्यादा वाटर किडनी इंटरस्टिशियम में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs है, व्हेन वाटर कंटेंट इन बॉडी बिकम हाई व्हाट विल हैपन। जब बॉडी में वाटर कंटेंट हाई है तो क्या होगा, हम जानते हैं कि जब वाटर कंटेंट कम हो तो ADH की रिलीज़ होगी। अब वाटर बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो ADH ऑटोमेटिकली इसकी रिलीज़ इनहिबिट कर दी जाएगी, तो हमारे पास आंसर बनेगा अल्फ़ा ADH रिलीज़ विल बी इनहिबिटेड। तो आज के लिए बस इतना ही।